दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक कत्ल के इन्वेस्टिगेशन की भारत की उन अनोखी कहानियों में से एक है जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आप यकीन मानिए, जब आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। आपके दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि क्या वाकई में ऐसी चीज से भी कातिल को पकड़ा जा सकता है। आपने शायद पहले ऐसी मर्डर मिस्ट्री की कहानी नहीं सुनी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज सोनी और आप देख रहे हैं अनोखी वारदात की एक नई कहानी। 4 दिसंबर 2011 की एक सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास दिल्ली के कंझावला पुलिस स्टेशन के लैंडलाइन फोन में घंटी बजती है। एक पुलिस अधिकारी फोन उठाता है तो सामने से एक शख्स घबराया हुआ सा बोलता है कि उनके इलाके में एक स्कूल के सामने खेत में एक जवान व्यक्ति की लाश पड़ी है जिसका चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ है। ये सुनते ही पुलिस को समझने में देर नहीं लगती कि हो ना हो ये एक कत्ल ही हो सकता है। पुलिस तुरंत ही बताए गए एड्रेस पर पहुंच जाती है। वो व्यक्ति जिसने पुलिस को फोन किया वो घबराया हुआ सा पुलिस वालों को उस जगह पर लेकर जाता है। जब पुलिस उस स्कूल के सामने उस खेत में पहुंचती है तो पुलिस के सामने पड़ी थी एक बिना चेहरे की लाश जिसके आसपास कुछ लोग खड़े थे। सुबह सुबह का वक्त था तो भीड़ ज्यादा नहीं थी। जब पुलिस अधिकारियों ने इस लाश के पास जाकर देखा तो पैंट शर्ट पहने इस नौजवान की कदकाठी से पुलिस अंदाजा लगा लेती है कि ये 30 से 35 साल का एक जवान व्यक्ति है जिसका चेहरा बुरी तरह से किसी बड़े पत्थर से कुचला हुआ है। ये एक ब्लाइंड मर्डर का केस था। अब पुलिस इस लाश के आसपास की जगह की छानबीन करती है और इस मरने वाले की तलाशी लेती है। लेकिन जैसे ही पुलिस इस मरने वाले की तलाशी लेती है, इसकी सारी जेब संभालती है तो पुलिस पाती है कि न तो इसके पास पर्स है न ही मोबाइल, और जेब से कोई पर्ची बिल वगैरह तो दूर एक खाली कागज भी नहीं है। तो पुलिस जान चुकी थी कि जिसने भी इसको मारा है वो यही चाहता था कि इसकी शिनाख्त, इसकी पहचान न हो सके। लेकिन दोस्तों, जब उस खेत में लाश की तलाशी चल रही थी तब पुलिस के एक अधिकारी की नजर पड़ती है मरने वाले के बाएं हाथ पर जिस पर अंग्रेजी में SRY लिखा हुआ था। और फिर जब उसकी शर्ट को संभाला तो उसकी कॉलर के पिछली साइड पर जीत टेलर्स नाम का एक स्टिकर लगा हुआ था। दोस्तों, हम भी अक्सर जब कपड़े सिलवाते हैं तो हमारे शर्ट की कॉलर के पीछे दर्जी की दुकान के नाम का एक स्टिकर लगा होता है। ठीक वैसा ही स्टिकर इसकी कॉलर में भी लगा हुआ था जो आगे इस पूरे केस को बदल देता है। अब पुलिस के सामने एक ऐसी लाश पड़ी थी जिसका न तो कोई चेहरा था न ही ऐसा सबूत जिससे उसकी पहचान की जा सके। बस था तो बाएं हाथ पर गुदा SRY नाम का टैटू और शर्ट की कॉलर पर लगा जीत टेलर्स का एक स्टिकर। बस अब पुलिस को इन्हीं 2 सबूतों से कातिल को ढूंढना था और यही चीज इस कहानी को इन्वेस्टिगेशन की दुनिया की चुनिंदा अनोखी कहानियों में से एक बनाती है। पुलिस उस लाश को वहां से पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उस लाश का पोस्टमार्टम कर दिया जाता है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उस व्यक्ति की उम्र 30 से 32 साल की है और कल रात को ही उसको मारा गया है। किसी तेज धार हथियार से इसका गला काटकर इसका चेहरा पत्थर से कुचला गया है। फिर पुलिस रिकॉर्ड संभालती है कि कहीं किसी के लापता होने की रिपोर्ट तो नहीं लिखाई गई, लेकिन ऐसी कोई भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखाई गई थी और उस लाश के लिए कोई भी आगे नहीं आता है। तो पुलिस उसके टैटू, कपड़ों और जीत टेलर्स नाम के स्टिकर की फोटो खींच लेती है और जुट जाती है एक ऐसी पेचीदा तलाश में जिसमें न मरने वाले का पता था न मारने वाले का। दोबारा से पुलिस उस जगह की तलाशी लेती है लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। तो पुलिस समझ चुकी थी कि उन्हें जो कुछ भी करना है इन्हीं 2 सबूतों से करना है, जिसमें पहला सबूत था हाथ पर अंग्रेजी में लिखा SRY जो किसी के नाम का शॉर्ट फॉर्म हो सकता था, लेकिन SRY से तो और भी बहुत सारे नाम बनते हैं तो ये तो एक राज ही बना हुआ था। दूसरा सबूत था कॉलर पर लगा जीत टेलर्स का स्टिकर जो पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और ये स्टिकर पुलिस वालों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता था। अब पुलिस ने पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन इसी स्टिकर से शुरू कर दी। कंझावला इलाके के आसपास में जीत टेलर्स नाम की दर्जी की दुकान को ढूंढा जाने लगा। कुछ दर्जी की दुकानों पर पूछताछ भी की जाती है लेकिन कोई भी इस जीत टेलर्स को नहीं जानता था। अब पुलिस वालों ने इसकी पहचान के लिए पोस्टर भी छपवाए और अगले दिन अखबार में इस खबर को भी छपवाया, लेकिन आसपास में कोई भी जानकार नहीं मिलता है जो इस नौजवान की लाश को पहचान सके। लेकिन पुलिस के पास जो जीत टेलर्स का स्टिकर था उससे पुलिस को ये तो यकीन था कि कहीं ना कहीं ये जीत टेलर्स जरूर होगा और हाथ पर लिखे इस SRY का कुछ तो मतलब जरूर होगा। तो पुलिस वालों ने भी ठान ही लिया कि वो इस केस को सोल्व करके ही रहेंगे। तो कंझावला पुलिस ने अपनी जांच का दायरा 100 किलोमीटर तक कर दिया और पुलिस की टीम बनाकर उन्हें जगह जगह पर भेज दिया। पुलिस की एक टीम जांच करती, लोगों से पूछती हुई जीत टेलर्स को ढूंढती ढूंढती हरियाणा बॉर्डर को क्रॉस कर जाती है
और हरियाणा के बहादुरगढ़ तक पहुंच जाती है। ये इन्वेस्टिगेशन का तीसरा दिन था। पुलिस बहादुरगढ़ में जांच पड़ताल कर ही रही थी, तभी उन्हें खबर मिलती है कि यहीं एक गली में जीत टेलर्स नाम की एक दर्जी की पुरानी दुकान है। ये सुनते ही, ये खबर पाते ही पुलिस को भी कामयाबी की उम्मीद जगती है। पुलिस तुरंत उस दुकान पर जाती है। वो दुकान सरबजीत नाम की एक दर्जी की थी जो कुछ सालों से वहां पर काम कर रहा था। पुलिस सरबजीत को सबसे पहले उस लाश की फोटो दिखाती है, लेकिन चेहरा बिगड़ा हुआ था तो लाश की पहचान नहीं की जा सकती थी। और शर्ट की फोटो दिखाई गई तो भी सरबजीत नहीं पहचान पाता है, क्योंकि वो ऐसे सैकड़ों शर्ट सील चुका था, तो हर किसी की पहचान रखना संभव नहीं है। लेकिन जब सरबजीत को शर्ट पर लगे जीत टेलर्स के स्टिकर को दिखाया गया तो सरबजीत पहचान लेता है कि हाँ, ये शर्ट उसी के द्वारा सीली गई है। तब पुलिस सरबजीत से पूछती है कि क्या आप बता सकते हो जिसे आपने ये शर्ट सील के दी वो कौन है। सरबजीत को ये तो पता था कि शर्ट को उसने सीला है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये शर्ट सिलवाई किसने थी। पुलिस ने सरबजीत से बिल वगैरह मांगे, लेकिन सरबजीत के पास कोई पक्के बिल तो नहीं थे। लेकिन सरबजीत ने कॉपियों और रजिस्टर में उन सभी का नाम लिख रखा था जिनके उसने कपड़े सीले थे। तो पुलिस के अधिकारी उन रजिस्टर कॉपियों को खंगालने में लग जाते हैं और उस व्यक्ति के हाथ पर लिखे SRY का फुल फॉर्म ढूंढने लगते हैं। एक अधिकारी कॉपियों के पन्नों को पलट रहा था, तभी उसकी नजर पड़ती है एक पन्ने पर जिस पर लिखा हुआ था सियाराम। वो इस नाम को SRY से मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी ये नाम अधूरा सा लग रहा था। तब पुलिस अधिकारी सरबजीत से पूछते हैं कि ये सियाराम कौन है। तो सरबजीत कहता है कि मैं ये तो नहीं जानता कौन है, लेकिन ये जानता हूँ कि सियाराम नाम के आदमी ने मुझसे कपड़े सिलवाए हैं। फिर पुलिस को लगा कि मरने वाले ने कपड़े तो यहीं से सिलवाए थे, वो यहीं का रहने वाला भी हो सकता है। तो पुलिस ने कई टीमें बनवाई और सभी को आदेश दिया कि वह गली गली जाकर, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर सभी से अच्छे से पूछताछ करे। तो पुलिस गली गली जाकर लोगों से पूछताछ करती है और कपड़ों की फोटो दिखाती है, सियाराम के बारे में पूछती है, लेकिन लोग कुछ भी नहीं बता पा रहे थे। तभी दोस्तों घूमते घूमते पुलिस के सामने कुछ ही सेकंड का एक ऐसा मोमेंट आता है जो शायद उस वक्त अगर नहीं आता तो ये केस भी सोल्व नहीं हो पाता। पुलिस की एक टीम अपनी गाड़ी से एक गली से निकल रही थी, तो पुलिस के एक अधिकारी की नजर पड़ती है एक घर की ओर, और जब वो उस घर से आगे निकल जाते हैं तो उस पुलिस वाले का माथा ठनकता है। वो अपने साथी से गाड़ी घुमाने को कहता है, और जब गाड़ी वापस उस घर के सामने रोकी गई तो उस घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था सियाराम यादव। पुलिस ने इस नाम को SRY से जोड़ा तो ये नाम बिल्कुल सटीक बैठ रहा था, लेकिन पुलिस को अब भी ऐसा लग रहा था कि हो सकता है ये किसी घर के बुजुर्ग सदस्य का नाम हो। अक्सर घर के किसी बुजुर्ग सदस्य का नाम भी घर के बाहर लिखवाया जाता है। लेकिन फिर भी पुलिस गाड़ी से उतरकर उस घर का दरवाजा खटखटाती है तो अंदर से एक आदमी बाहर आता है। पुलिस वाले उस आदमी को सियाराम यादव नाम के बारे में पूछते हैं तो वह आदमी बताता है कि वह सियाराम यादव का बहनोई है। तो फिर पुलिस जब उस व्यक्ति के कपड़े SRY नाम का टैटू और उसकी फोटो दिखाती है तो वह आदमी पहचान लेता है कि हाँ, यही सियाराम यादव है जो घर से 3 दिन से लापता है, और लाश को मिले भी 3 दिन ही हो गए। अब पुलिस वाले भी राहत की सांस लेते हैं और उन्हें मरने वाला तो मिल चुका था, लेकिन कातिल की अभी भी तलाश जारी थी। तो दोस्तों ये मर्डर मिस्ट्री की कहानी कुछ इस तरह से थी। सियाराम यादव अपनी बहन बहनोई के साथ इस घर में रहा करता था, जिसके 3 बच्चे वह बीवी यूपी के एक गांव में रहते थे, जो अक्सर छुट्टियों में सियाराम के पास आते थे। 3 दिसंबर को इसी घर में सियाराम यादव के 3 दोस्त सिकंदर, विकी और संदीप सियाराम के पास आते हैं और उसको शादी का कहकर घर से ले जाते हैं। उसके बाद से सियाराम घर नहीं लौटता है। तो पुलिस इन तीनों को पकड़ लेती है और जब इन तीनों से अलग अलग पूछताछ की जाती है तो तीनों के बयान अलग आते हैं। पुलिस को शक होता है, तो जब इनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि सियाराम यादव का दिल्ली में एक 20 लाख का खाली प्लॉट था, जिसके बारे में इन तीनों दोस्तों के अलावा कोई भी नहीं जानता था। तो इसका इन दरिंदे दोस्तों ने फायदा उठाना चाहा। ये तीनों 3 दिसंबर की रात को सियाराम को घर से बहुत दूर कंजावला ले जाते हैं और उसे रास्ते में खूब दारू पिलाते हैं और उसका गला काटकर उसका चेहरा पत्थर से कुचल देते हैं, और ऐसा कोई भी सबूत नहीं छोड़ते जिससे वो पकड़े जाए, क्योंकि उन तीनों के दिमाग में यही चल रहा था कि अगर सियाराम मर जाए तो दिल्ली का प्लॉट उनका हो जाएगा और वो उस 20 लाख रुपए को 3 हिस्सों में बांट लेंगे, जिस कारण से वो ऐसा कोई भी सबूत नहीं छोड़ते हैं जिससे वो पकड़े जाएं। लेकिन दोस्तों कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिर कुछ न कुछ ऐसा सबूत जरूर छोड़ देता है जिससे वो पकड़ा ही जाता है। और दोस्तों इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में मैं सैल्यूट करता हूँ पुलिस
पुलिस वालों का, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ 3 दिन में ही अपने एरिया से बाहर निकलकर कातिल को बेनकाब कर दिया। तो दोस्तों, मिलता हूँ अगली एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।